मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है वैल्यूएशन वाली कि इस कंपनी ने $1 बिलियन की वैल्यूएशन बना ली, इन्होंने इतना फंड रेज किया, ये इतने मिलियन पे पहुंच गए। अगर आप स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनीज को देखें, ट्रेडिशनल बिजनेसेस को देखें, तो आपको वैल्यूएशंस चीप लगेंगी, सस्ती लगेंगी। बट जब आप वही स्टार्टअप्स को लिस्ट होते देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस उनको पब्लिक होते देखते हैं, तो मल्टीपल्स आर वेरी अग्रेसिव। किस स्टेज पे जाके हमें फंडिंग लेनी चाहिए या फंडिंग के बारे में सोचना चाहिए? अगर आप एक बूटस्ट्रैप्ड वे में 100% ओनरशिप के साथ किसी बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है जिससे ये फर्क नहीं पड़ता कि इस इंडस्ट्री में कितने लोगों ने और पैसा रेज किया है, देन डोंट नीड टू रेज फंड। जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख रहे हो, स्टार्टअप्स आपको पिच कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं, उनके फाउंडर्स में आप ऐसी कौन सी क्वालिटीज देखते हो कि नहीं, ही इज द गुड पर्सन? जो सबसे क्रूशियल पार्ट है बिजनेस का फॉर एन अर्ली स्टेज इन्वेस्टर, वो फाउंडर ही है। और एक फाउंडर में उसकी एडेप्टेबिलिटी क्या है, इज ही अ गुड लिसनर और नॉट? बहुत सारे बिजनेस ओनर्स या फाउंडर्स अकेले चले गए, दे आर बिल्डिंग देयर ब्रांड और बिजनेस ऑल अलोंग। तो अभी कभी कभी उनको ये फील भी होता है कि क्या हम इसको वन पर्सन कंपनी ही रखें, अकेले ही रन करें। अकेले रन करना इज नॉट अ सेफ ऑप्शन बिकॉज देयर इज एन एज ओल्ड सेइंग दैट सेज वन पर्सन कैन ऑलवेज। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फंडिंग, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, फंडिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और किस स्टेज पर आके फंडिंग लेनी चाहिए। और उसके अलावा बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं कि बिजनेस को ग्रोथ में कैसे इन्वेस्टमेंट और फंडिंग हेल्प करती है। इन्हीं सब चीज़ों को सीखने के लिए और जानने के लिए आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विनीत खुराना, जिन्होंने बिरयानी बाय किलो, इकोवेशन, हेलीवेयर जैसे बहुत सारे ब्रांड्स में एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है, और उनके अलावा भी वो बहुत सारे फाउंडर्स की हेल्प कर रहे हैं पिछले 15 सालों से। ही इज़ इनटू दिस इकोसिस्टम फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। तो आज हम उनसे जानेंगे कि स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कैसे लेते हैं, कैसे ली जानी चाहिए, और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और एक फाउंडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सो एंजॉय टुडेज एपिसोड। Finally, sir, we are here. So welcome to the Curious Bites with Sanwal. थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड कि हम मिल पाए आज और ये कर पा रहे हैं। जी, मतलब इस मोमेंट का इंतज़ार पिछले पता नहीं कितने महीनों से चल रहा था, बट आज फाइनली हम शुरू कर रहे हैं। और इसी शुरुआत से मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है, जो अभी भी आर डिस्कसिंग, कि जितने भी फाउंडर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, जो सिंगल एज इन जिनका कोई पार्टनर नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ नहीं है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि किस टाइप का उनका पार्टनर होना चाहिए? तो आपने ना सवाल ऐसा पूछा है कि जिसमें हम यूजुअली उल्टा इसको अप्रोच लेके चलते हैं, वी गो द ऑपोजिट वे। हम यूजुअली ये बात करते हैं कि व्हेन यू हैव टू लुक आउट फॉर अ बिजनेस को फाउंडर, तो आपको उसमें क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए, एंड देन वी ड्रॉ पैरेलल्स विद योर लाइफ पार्टनर। Yes. कि व्हेन यू आर गोइंग टू गेट अ बिजनेस पार्टनर, तो आपको उसको सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है जैसे आप अपने लाइफ पार्टनर को ट्रीट करोगे, राइट? बिकॉज यू आर विद दैट पर्सन वर्चुअली फॉर 12 to 14 आवर्स अ डे, और शायद आप अपने लाइफ पार्टनर से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो विद योर बिजनेस पार्टनर, बट यू आर आस्किंग मी द अदर वे अराउंड। तो इसमें मुझे लगता है कि एज अ फाउंडर एंड एज अ सोलो फाउंडर एज वेल, कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आपका सोचने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड, है ना? विच इज़ वाई यू सी ओनली लेस देन 1% ऑफ द पीपल टेकिंग अप एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते भी हैं। तो जब आप उस माइंडसेट में आ जाते हो कि जब आपको खुद से चीज़ें करनी है, खुद का बिजनेस बिल्ड करना है, तब आप हर चीज़ में कहीं ना कहीं चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करते हो। इन जनरल लाइफ में यू वांट टू सी द सिमिलर काइंड ऑफ क्वालिटीज़ इन पीपल दैट यू आर मीटिंग। और मेरा ऐसा मानना है, मैं खुद भी ऐसा ही था, दैट आई स्टार्टेड फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर इन समवन हु कुड बी इन पैरेलल, रन विद द सेम एनर्जी, run with the same frequency as me when I was building my business. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि if you are a solo founder and you are looking out for a partner, not many people will agree with me on this front, कि शायद आपको कोई ऐसे पार्टनर को ढूंढना चाहिए जो शायद इन फ्यूचर जाके आपका को फाउंडर भी बन पाए। आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, someone who understands you well, someone who is okay for you to spend 14, 15, 18 hours a day in your office working with your clients and
इज ओके फॉर यू टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और उसमें उसको वो कंप्लेन ना हो. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रेयर क्वालिटीज टू फाइंड इन योर पार्टनर दीज डेज, who will be okay to see you be away from the family and spend most of your time building your business. तो एक तो वो frequency match होने वाली बात है. Secondly, someone who talks passionately about what he or she does in life, right? Someone who runs with a purpose in life. तो ऐसे लोग जब भी आपको मिले तो उन्हें कभी जाने मत दें, क्योंकि कल को शायद ये लोग आपके सबसे बड़े सपोर्ट पिलर्स बने, सबसे बड़ा एसेट बने आपके बिजनेस के लिए. शायद एसेट वर्ड यूज़ करना भी ठीक ना हो, लेकिन जिनका आपको सपोर्ट हमेशा काम आए. एंड हु बेटर दैन फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर एंड फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर विद सच क्वालिटीज़. तो मुझे लगता है कि ये 2-3 चीज़ें हैं जो आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज मैं आपको बता रहा था मेरे अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, तो जहाँ से आई फेल्ट कि यार नहीं, ऐसी चीज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. बिकॉज आपका पार्टनर जब तक सपोर्टिव नहीं होगा, आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, आप कभी बिजनेस मीटिंग्स में जा रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, फैमिली से भी दूर हो, एंड उस टाइम आपका पार्टनर अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर वो पोक कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा वो सफ़र हिंदी वाला नहीं रहता, फिर वो इंग्लिश वाला सफ़र बन जाता है. बिल्कुल. तो दैट्स व्हाई आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन रिलेशनशिप की किस टाइप के. और एक चीज़ और भी है कि बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, बट व्हाट आर वी गिविंग इन रिटर्न. तो शायद हमें भी कहीं ना कहीं एडजस्टिंग होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू आवर रिलेशनशिप्स. व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, द सेम काइंड ऑफ क्वालिटीज वी नीड टू बिल्ड एज वेल. Even if your partner, for that matter, you find someone tomorrow to be your life partner, शायद वो आपके साथ आपके बिजनेस में सपोर्ट ना करना चाहे, उससे जुड़ना ना चाहे, एंड यू शुड बी एब्सोल्युटली ओके विद दैट. बट उसके करियर को या वो जो काम कर रही होगी, क्या आप उसको इक्वल सिनर्जी, इक्वल एनर्जी, इक्वल पैशन के साथ सपोर्ट करेंगे? दैट इज ऑल्सो समथिंग वी नीड टू बी वेरी मच वेरी ऑफ, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ कि what we expect from others, we need to become that as well. एग्जैक्टली. इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल ये आ गया कि आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है ओवरऑल स्टार्टअप में इन्वेस्ट का, तो फाउंडर्स जो होते हैं उनमें आप कौन सी क्वालिटी ढूंढते हो? ये तो हमने बात कर दी फाउंडर्स के पार्टनर के लिए. अब बात आते हैं डायरेक्टली हमारे मेन मुद्दे पे कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख रहे हो, स्टार्टअप्स आपको पिच कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, उनके फाउंडर्स में आप ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ देखते हो कि नहीं, ही इज़ द गुड पर्सन? तो जिस स्टेज पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, या हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अपने इन्वेस्टमेंट फोरम में जिन्हें देखते हैं, तो वो अर्ली स्टेज फाउंडर्स ही होते हैं मेनली. और उस स्टेज पे आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल नहीं हो सकते, बिकॉज बिजनेस तब बनना शुरू हुआ होता है, एंड देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू व्हेन इट कम्स टू मेजरिंग सर्टन KPIs और व्हाटएवर, क्योंकि तब तक तो उतना कुछ बिल्डअप होता ही नहीं है. सो एसेंशियली जो सबसे क्रूशियल पार्ट है बिजनेस का फॉर एन अर्ली स्टेज इन्वेस्टर, वो फाउंडर ही है. और एक फाउंडर में व्हाट वी रियली वांट टू लुक फॉर, अगर मुझे एक क्वालिटी बतानी हो तो शायद मैं ये बोलूँगा कि उसकी एडेप्टेबिलिटी क्या है. इज ही अ गुड लिसनर और नॉट, राइट? क्या वो बहुत क्विकली कंक्लूजन्स पे जंप करता है या करती है, या वो ज़्यादा सुनने की काबिलियत रखते हैं? आर दे ओपन टू फीडबैक? आर दे ओपन टू टेकिंग पिवट्स? अगर कोई उन्हें सजेशन दे, क्या उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया है अपने कस्टमर्स के साथ, उनको सुनने में, या उनकी डिमांड्स को सुनने में, अपना प्रोडक्ट को वैलिडेट करने में, और आर दे मैरिड टू देयर बिजनेस आइडिया? सो आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट कम्स टू द ओवरऑल पर्सोना of someone that you're speaking with. And this, in a technical term, is called a founder market fit or a founder investor fit. एक founder investor fit इसीलिए important है because जब आप early stage में invest कर रहे हो किसी भी startup में, you will have a long way to go with the founder. आपको short duration के लिए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए investment नहीं कर रहे हो सकता है ये relation आपका 6, 7, 8 साल चले before you are able to take exit from that venture and make whatever returns or lose money, whatever it is, वो relation बहुत लंबा जाने वाला है. So it's very important that there is a good fit. It may take a couple of meetings. हो सकता है कि आपको 2, 4, 5, 10 बार भी मिलना पड़े फाउंडर से, but by then you're absolutely clear कि क्या ये adaptability
इस इंसान में है या नहीं है. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट क्वालिटी टू फाइंड इन अ फाउंडर. आपने अभी अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट की बात करी, तो कई बार ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता होगा कि यार अर्ली स्टेज वाले फाउंडर्स हैं, अभी इनको ये सब भी सिखाना है, इनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो बीइंग अ इन्वेस्टर कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि जहाँ फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट आते होंगे, या नहीं भी आते तो भी आपको लगता होगा चलो यार ये वाली चीज़ें भी इनको भी सिखानी है हमें, क्योंकि अभी बिल्कुल ही अर्ली स्टेज में है. मुझे लगता है फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता, बट ऑब्वियसली जब आप अर्ली स्टेज की बात करते हैं तो हज़ारों आइडियाज़ आते हैं. आई थिंक अर्ली स्टेज पे जो डील फ्लो होता है वो बहुत बहुत बड़ा डील फ्लो होता है, क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड रिनाउंड फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स फेल विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ ओपनिंग अ बिजनेस, राइट? तो विच मीन्स कि सबसे ज़्यादा फ्लो तो बिल्कुल शुरुआत में ही है. ऐसे लोग जो पहले 3 साल की जर्नी में इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए निकले हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है. एंड धीरे धीरे वो फनल नैरो होता चला जाता है, कि जिसमें लेट स्टेज इन्वेस्टर्स के पास थोड़ी मैच्योर एडवांस स्टेज की डील्स आती हैं. एंड बाय देन मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप्स जो अर्ली स्टेज से निकली होती हैं वो उस रेस से ही बाहर निकल जाती हैं, राइट? तो एज एन अर्ली स्टेज इन्वेस्टर जितने स्टार्टअप से शायद मैं मिलता हूँ, उतने स्टार्टअप से सीरीज ए इन्वेस्टर्स नहीं मिलते होंगे, या सीरीज बी सीरीज सी वाले तो और कम फाउंडर्स से मिलते होंगे. सो इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स कि हम किस तरह से सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं, या फाउंडर्स को हम क्या कन्वे कर सकते हैं फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंसेस. Which is why, going and meeting founders very frequently is one of the things that most of the early stage investors would want to look at. Interacting with as many founders as they can. And you would find such investors जो open forums पे, panel discussions पे लगातार founder investor fit या founder market fit की बात करते रहते हैं. फाउंडर फिट की बात लगातार होती रहती है, जिससे इन अ वे मासेस में ये चीज़ कन्वे होती है. सो आई डोंट सी दैट एज अ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि कई बार आपको ऐसे फाउंडर्स भी मिलते हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, एंड यू आर एबल टू रिलेट टू देम, एंड समवेयर डाउन द लाइन यू वांट टू पुट योरसेल्फ in their shoes, fit yourself in their shoes and see, oh wow, what they are doing is essentially sometimes long ago I wanted to do as well. तो ये बहुत अमेजिंग लर्निंग जर्नी का पार्ट बनती है, जिसमें काफ़ी सारी डॉट्स से आप कनेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे एनेक्डोट्स बिल्ड होते हैं, एंड इन अ वे इफ़ यू आर एबल टू कन्वे समथिंग जिससे वो सीख पाए कुछ, तो आई थिंक यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी एंड नॉट फील फ्रस्ट्रेटेड. राइट. आपने अभी कहा सीरीज़ ए सीरीज़ बी फंडिंग की बात करी, बट उसमें हम बाद में आएंगे. उससे पहले मैं एक जानना चाहूँगा, आजकल मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है वैल्यूएशन वाली, कि इस कंपनी ने $1 बिलियन की वैल्यूएशन बना ली, इन्होंने इतना फंड रेज किया, ये इतने मिलियन पे पहुंच गए. तो ये वैल्यूएशन निकालते कैसे हैं और किस लेवल तक जेन्युइन होती है? देखिए, ये कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का. दिस ए वैल्यूएशन इज बोथ आर्ट एंड साइंस. साइंस इन अ वे बिकॉज वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के कई सारे फॉर्मूलाज हैं, कई सारे मेथड्स हैं, राइट? एक जो बहुत सिंपल फॉर्मूला आप देखेंगे, दैट इज रेवेन्यू मल्टीपल. रेवेन्यू मल्टीपल इज नथिंग बट जो जितना रेवेन्यू एक कंपनी करती है बेस्ड ऑन वो किस सेगमेंट में काम कर रही है, आप उसका मल्टीपल देके उस कंपनी की वैल्यूएशन इन अ वे कैलकुलेट कर सकते हैं. बट दैट्स लाइक अ ट्रेडिशनल मेथड. ये स्टार्टअप्स पे अगर आप एप्लीकेबल करने जाएं, then a lot of founders will get disappointed. They don't want to build parallels with some of the biggest companies in our country or worldwide. अगर आप स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनीज को देखें, ट्रेडिशनल बिजनेसेस को देखें, तो आपको वैल्यूएशंस चीप लगेंगी, सस्ती लगेंगी. बट जब आप वही स्टार्टअप्स को लिस्ट होते देखते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, उनको पब्लिक होते देखते हैं, तो मल्टीपल्स आर वेरी अग्रेसिव. कोई सिर पैर नहीं होता. तो स्टार्टअप्स के केस में, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स के केस में ट्रेडिशनल मेथड्स एप्लीकेबल नहीं होते, और उसके भी कई सारे रीजंस हैं जो मैं शॉर्टली आई लेट यू नो. बट एक और पॉपुलर मेथड है कैलकुलेट करने का, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो. अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहने को तो एक बड़ा साइंटिफिक वे है, मैथमेटिकल वे है टू कैलकुलेट अ स्टार्टअप्स वैल्यूएशन, जिसमें आप अगले 5-10 साल 15 साल की प्रोजेक्शंस को देखते हैं रादर देन द एक्चुअल करंट रेवेन्यू. ओके, तो इसमें आप ये देखते हैं कि इस स्टार्टअप में कितना पोटेंशियल है टू बिल्ड रेवेन्यू ओवर नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स. कैश फ्लोज कितने वो बिल्ड करेंगे, एंड उसके बेसिस पे यू अराइव एट अ नंबर, मैथमेटिकल नंबर, एंड देन यू
give discount on that number to early investors. बट बावजूद उसके बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये फील करते हैं, इंक्लूडिंग मी, दैट द वैल्यूएशंस आर इन्फ्लेटेड. व्हाई? Because then comes the art part, where the founders want to sell anything to anyone by justifying themselves. कैसे? कि हम एक बहुत disruptive company है, right? So they'll draw parallels to other startups worldwide, global startups. कि फला कंपनी ने फला कंट्री में इतने $1 million की वैल्यूएशन रखी, इसीलिए हमें भी सेम वैल्यूएशन इंडिया में बैठे हुए मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लोग सेम मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं. बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. आप पैरेलल्स ड्रॉ अगर कर रहे हैं तो वो पैरेलल्स ड्रॉ करने का भी कुछ ना कुछ बेसिस होना इंपॉर्टेंट है. सो कई बार ये चीज़ें बिल्कुल सिर के ऊपर से निकलती हैं, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन्स, इन्वेस्टर्स के ऊपर भी इमोशंस हावी होती हैं एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट. आप सबने शार्क टैंक में सुना है, हमारे व्यूअर्स ने भी सुना होगा शार्क टैंक में, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऑल्सो नोन एज फोमो, ये भी कई बार इमोशनल एस्पेक्ट एप्लीकेबल होता है इन्वेस्टर्स पे. इन्वेस्टर्स पे दे फील लाइक मिसिंग दैट अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए उस फीलिंग में वो लोग इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस दे देते हैं. एंड देयर कम्स द आर्ट पार्ट, कि जो फाउंडर अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाए, खुद को अच्छे से बेच पाए, वो कई बार ज़्यादा वैल्यूएशन लेके चले जाते हैं कंपेयर टू एनीवन एल्स. सो इट इज़ ऑल्सो अ पीस ऑफ आर्ट. ओके, सो बीइंग अ फाउंडर, अगर जब मैं देखूं, हम फाउंडिंग इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें, फंड रेजिंग की बात करें, किस स्टेज पे जाके हमें फंडिंग लेनी चाहिए या फंडिंग के बारे में सोचना चाहिए कि ठीक है, या फिर बिल्कुल ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, आइडिया अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट विदाउट फंड रेज मैं इसको बिल्डअप नहीं कर पाऊंगा. तो किस स्टेज पर हमें ये चीज़ें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, क्या फंडिंग के लिए जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो इस पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप थोड़ा एक्सप्लेन. तो आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछे हैं, सो लेट मी ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ देम वन बाय वन. तो पहले फंडिंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पहले उसकी बात करते हैं. आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस. ओके, अगर आप एक बूटस्ट्रैप्ड वे में 100% ओनरशिप के साथ किसी बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है, और आप एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला इंसान है, कि जिससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इस इंडस्ट्री में कितने लोगों ने और पैसा रेज किया है, आप में वो फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है, और आप फंडामेंटल्स में बिलीव करने वाला इंसान है कि मैं स्लो बिल्ड करूंगा लेकिन मैं प्रॉफिटेबली इसको बिल्ड करके आगे निकलूंगा, देन यू डोंट नीड टू रेज फंडिंग. मोस्ट लाइकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको फंड रेज करने की ज़रूरत नहीं होगी, अनलेस ये एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है. ओके, एंड आज के समय में बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो कैपिटल इंटेंसिव वे में बिल्ड करने की जिन्हें ज़रूरत नहीं है. अब बहुत ईजिली, एंड यूल एग्री विद मी कि प्रोबेबली टुडे इज़ द बेस्ट टाइम टू बिल्ड अ बिजनेस, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज एक्सेसिबल है, ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट? इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं, इतनी सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स अवेलेबल हैं. सो हो सकता है कि आपको कभी भी किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के पास या एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाके पैसा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर पा रहे हैं फ्रॉम डे वन. अगर आप बहुत ज़्यादा इक्विटी कॉन्शियस हैं, अगर आप शेयरिंग में बिलीव नहीं करते कि मुझे अपनी इक्विटी किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना, एंड यू वांट टू बी ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ योर इक्विटी, देन यू नॉट मेड फॉर रेजिंग फंडिंग. अगर आप सेंसिटिव हैं टू मेक लॉसेस, बहुत ज़्यादा बड़ा स्केल बिल्ड करने के प्रोसेस में लॉसेस भी इनकर होंगे, अगर आप उसे लेके सेंसिटिव हैं, you don't want to raise money with that thought process, you don't have to. Okay, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट है, आपके लिए स्केल ज़्यादा मैटर करता है कंपेयर टू ड्राइविंग द बिजनेस विद फंडामेंटल्स, एंड इसमें भी कुछ गलत नहीं है. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट. कुछ लोगों का होता है दैट आई वांट टू स्केल इट फास्टर एंड नॉट वरी अबाउट प्रॉफिट्स, जब बनेंगे देख लेंगे. तो कुछ लोग इस थॉट प्रोसेस के साथ भी चलते हैं, एंड आई थिंक there is no one way to say कि which is right or wrong. तो इस सिनेरियो में आप फंड रेज करने के लिए जा सकते हैं. अगर आप इक्विटी सेंसिटिव नहीं है, यू बिलीव इन गिविंग योर इक्विटी टू वैल्यूएबल पीपल हु मे हेल्प यू बिल्ड अ बिगर बिजनेस, लाइक 100x बिगर बिजनेस, तो आप फंड रेज करने के लिए जा सकते हैं. अगर आपकी एस्पिरेशंस ऐसी हैं कि मुझे फास्ट ग्रो करना है बिजनेस को, एंड आई वांट टू हैव एज मेनी पीपल
become a part of my journey, then you'll obviously consider raising funds. और किस स्टेज में करना चाहिए, आई थिंक मैं बहुत अर्ली या प्री वैलिडेशन स्टेज में फंड रेज करने के अगेंस्ट हूँ, अनलेस आप कोई डीप टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड या ऐसा डीप टेक बिल्ड कर रहे हैं कि जिसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा जाने वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च लगने वाली है, एंड जिसमें आपको वैलिडेशन करने में ही शायद क्लिनिकल ट्रायल्स लगें जो कि बहुत एक्सपेंसिव होंगे. तो उन सिनेरियोज में आप प्री वैलिडेशन स्टेज में फंड रेज करने के लिए सोच सकते हैं. इफ दैट्स नॉट द केस, इफ यू आर बिल्डिंग येट अनदर कंज्यूमर ब्रांड, FMCG प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन प्री वैलिडेशन स्टेज में जाके फंड रेज करना, मुझे लगता है कि people should avoid that. I'll be against it all the times, and which is where most of the founders actually waste a lot of their time, because nobody wants to look at them at that stage. Why? Because आपने 10 लोगों को तो अपना प्रोडक्ट बेच के उनसे कोई फीडबैक ली नहीं, and you're not putting your own capital at risk, then why should anyone else risk his or her capital at that stage, जहाँ पे ना तो प्रोडक्ट क्लियर है, ना उसकी कोई वैलिडेशन है, ना कस्टमर सेगमेंट्स क्लियर है. ऐसे बड़े सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस जब होते हैं, तो मुझे लगता है कि उस स्टेज में तो आपको डेफिनेटली फंड रेज नहीं करना चाहिए. एंड आई ऑलवेज से दैट इन पब्लिक टू एवरीवन, ट्राई टू मेक मिस्टेक्स विच आर इनएक्सपेंसिव. आप मिस्टेक्स करनी अवॉइड नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ट्राई टू अवॉइड एक्सपेंसिव मिस्टेक्स. पैसा खुद का जलाओ या किसी और का, एंड ऑफ द डे पैसा जल रहा है. And that is where I think we need to be a little more sensitive towards everyone else's capital, not just our capital. अगर आपकी जेब में आज 100 रुपए हो और उन 100 रुपए से आपको एक बिजनेस बिल्ड करना हो, तो आप एक एक रुपया फूक फूक के खर्च करोगे. Why is that not the case with the investors' money? एग्री. Is वहाँ it? तो जैसे ही पैसा आता है, सबसे पहले चलो मेरे को गाड़ी खरीदनी है. देखिए, गाड़ी खरीदने वाले फाउंडर्स आपको कम मिलेंगे, ऐसे नहीं होंगे. इन जनरल में कह रहा हूँ, बट नहीं, यू आर राइट. अगर मैं इस चीज़ को इन टर्म ऑफ नंबर्स बात करूँ, कि अगर मान लीजिए फिर भी कोई सोचता है कि ठीक अर्ली स्टेज नहीं करना है, बट किस नंबर पे या किस रेवेन्यू पे जाके, ऑब्वियसली हो सकता है ये भी वेरी करता हो बहुत सारे फैक्टर्स पे. लेट्स सपोज कि कोई बिजनेस जनरेट कर रहा है 10 CR, कोई जनरेट कर रहा है 50 CR, बट अगर इस नंबर में शायद ऐसा कुछ होता हो, आई डोंट नो, बट आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, किस नंबर के आसपास आपको देखना चाहिए. तो आई थिंक इसको ना लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू मल्टीपल स्टेजेस. सबसे पहले हम बात करते हैं सीड स्टेज की. सो प्री सीड या सीड स्टेज, आप जो उसे कहना चाहें, आप उसको उसमें ब्रैकेट में रख सकते हैं, एंड डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस हियर. ये वो स्टेज होती है कि जब आपका प्रोडक्ट शायद एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बन चुका है. You're not in an ideation stage. कुछ लोग प्री आइडिया स्टेज पे भी पैसा मांगने के लिए आते हैं, बट दैट्स फनी कि आइडिया लाने के लिए कोई थोड़ी पैसे देगा, राइट? अब मान लीजिए आपने आइडिया कंसीव कर लिया एंड आपने एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया. आपके कस्टमर्स अभी उतने नहीं हैं, शायद आप 10, 20, 50, 100 कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं एट दिस स्टेज, राइट? इस स्टेज पे आइडली व्हेन यू आर either pre-revenue or in very early revenue stage, आपको angel investors या private investor के पास नहीं जाना चाहिए. You should depend on government grants if that is an option. You should try to bootstrap. You should try to go and ask that money from your family, friends, or any of the other fools who are ready to believe in you. Okay? ताकि वो early capital जो बहुत छोटा amount होगा and which you will carefully use, एक एक पैसे को आप बहुत केयरफुली यूज़ करोगे टू रीच अ स्टेज कि जहाँ पे आप अब शायद कुछ कस्टमर्स के साथ काम करना शुरू हो चुके हैं, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज आपके बिल्ड हो चुके हैं, एंड देन यू रीच द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ लाइकली द एंजल स्टेज. एंजल स्टेज क्या है कि जहाँ पे आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं दैट आर रेडी टू रिस्क देयर मनी, अ पार्ट ऑफ देयर मनी ऑन सच बिजनेस वेंचर्स जो कुछ वैलिडेशन के साथ आई हैं, जिनका फ्यूचर, परसीव्ड फ्यूचर ब्राइट दिखता है, एंड दैट में बिकम द बिग बिजनेसेस इन द टाइम्स टू कम, राइट? तो इस स्टेज पे आप टिपिकली 50 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए के बीच में टिपिकली आप रेज करने के लिए जाते हैं,
ऐसे इन्वेस्टर से जो सरप्लस कैपिटल जिनके पास अवेलेबल है, एंड दोज हु आर रेडी टू टेक अ पार्ट ऑफ इक्विटी इन योर कंपनी अगेंस्ट द मनी दैट दे गिव यू. सो एंजल इन्वेस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, या जो आपने शार्क टैंक में भी देखे होंगे, ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने पैसे के साथ सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं इन द एंटायर साइकिल ऑफ फंड रेज, क्योंकि आप अभी ज़्यादा वैलिडेटेड बिजनेस नहीं है. यू आर स्टिल इन दैट डेथ जोन, काइंड ऑफ डेथ जोन, की ये बिजनेस कभी भी फॉल डाउन हो सकता है, कभी भी ये बिजनेस मर सकता है. सो दे आर टेकिंग द रिस्कीएस्ट बेट with their money with this business. जब आप उस पैसे को रेज करके अपने प्रोडक्ट को और एनहांस कर लेते हैं, एंड जब आप कुछ ऐसी स्टेबल रेवेन्यू स्टेज पे आ जाते हैं कि जिसमें मान लीजिए आप 5 से 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं विद दैट पुश ऑफ से अप टू 3 करोड़ रुपीज, then comes a stage when you're ready to take it to the next level, and that is when either micro VCs or VCs will start evaluating you. और तब आती है सीरीज ए स्टेज. अब सीरीज ए स्टेज में चेक साइजेस जो होते हैं वो 8 करोड़ से लेके 25, 30, कई बार 40 करोड़ तक के भी चेक साइजेस होते हैं. और इस स्टेज पे जो इन्वेस्टर्स आते हैं, VCs, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो किसी और के पैसे को मैनेज कर रहे होते हैं, जो अपने लिमिटेड पार्टनर्स का पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी फंड के थ्रू इन अ स्टार्टअप विच हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो एंड बिकम वेरी बिग इन द टाइम्स टू कम. और यहाँ पे क्योंकि रेवेन्यू या कैश फ्लोज थोड़े स्टेबल होने शुरू हो चुके होते हैं, देयर रिस्क इज स्लाइटली लेस एज कंपेयर टू एंजल इन्वेस्टर्स. तो ये कहीं ना कहीं वेटेड आइडिया, वेटेड बिजनेस मॉडल, एक इवॉल्व्ड बिजनेस मॉडल में पैसा लगा रहे होते हैं. फिर यहाँ से अपने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के साथ, अपने नेटवर्क के साथ, अपने और VC कनेक्ट्स के साथ ये लोग आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जहाँ पे आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट अब ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है. सो बिटवीन 50 to 120 करोड़ रुपीज़ आप एक सीरीज B राउंड रेस कर रहे होते हैं. यहाँ तक आते आते आपका रेवेन्यू अच्छा स्टेबल हो चुका होता है, एंड मोस्ट लाइकली वो कहीं ना कहीं 20 से 30, 50 करोड़ वाली रेवेन्यू के रेंज में आप आ चुके होते हैं. फिर इसके बाद सीरीज C, सीरीज D, सीरीज E एंड सो ऑन, ये सारी स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट चलती है बेस्ड ऑन इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए या इसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. एंड इवेंचुअली कम्स probably every founder's dream, which is initial public offering, IPO, जहाँ पे आप based on किस कैटेगरी में आप लिस्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप पब्लिक का पैसा उठाते हैं, आप पब्लिक का पैसा लेते हैं. We've seen some of the recent examples. Zomato is one such example. कि Swiggy is also another example from the same industry, कि जिन्होंने मेन बोर्ड IPO के थ्रू काफ़ी मेजर चंक ऑफ कैपिटल रेज किया to then make it a much bigger business compared to what it was earlier, right? इससे आपके existing investors को भी exit मिलता है, जितने भी आपके सीरीज A, B, C, D, E वाले होते हैं. and इसमें क्योंकि आप एक public listed company बन जाते हैं, तो अब आपके investors, public भी आपके investor है. They also invest money in your business, right? So then you have the responsibility of lots of, maybe millions of retail investors who are chipping in money, a part of their savings, into your business. So ये एक eventual trajectory होती है for fundraising when it comes to any startup from the beginning till a very advanced stage. राइटली सेड. तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी. जो मेरा क्वेश्चन बाद में आया था वो आपने पहले ही आंसर कर दिया, सीरीज ABC. एंड अभी हम इनिशियली बात कर रहे थे पर्सनल पार्टनर की. अब मैं जानना चाहूँगा बिजनेस पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत सारे बिजनेस ओनर्स या फाउंडर्स अकेले चले हुए हैं, दे आर बिल्डिंग देयर ब्रांड और बिजनेस ऑल अलोन. तो अभी कभी कभी उनको ये फील भी होता है कि क्या हम इसको वन पर्सन कंपनी ही रखें, अकेले ही रन करें, या को फाउंडर्स अपने साथ लेके आएँ. तो को फाउंडर में क्या ऐसी क्वालिटीज़ हम देखें, और डू यू थिंक कि अकेले ही हमें रन करना चाहिए? इसमें व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए?
सो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि अकेले रन करना इज नॉट अ सेफ ऑप्शन, because there is an age old saying that says one person can always come under a bus. तो ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आएंगी, there are unfortunate happenings, there is always lot of times deviation in motivation to run a business. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से एक पर्सन तो हमेशा एक बहुत बड़ा रिस्की प्रोपोजिशन है एब्सोल्युटली फॉर एनीवन. ऑल्दो एक्सेप्शंस हैं, बहुत सारे आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे कि अकेले इंसान ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बना के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बिल्ड किए. आई एम श्योर यू कैन क्विकली सिफ्ट थ्रू सच एग्जांपल्स, बहुत सारे आपको मिलेंगे. बट 2 people are always better than 1. 3 people are always better than 2, right? तो ये तो this is I think a very straightforward answer to what you asked, कि हैविंग को फाउंडर्स एंड द वंस जिनके कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स हों और जिनकी सिनर्जीज मैच होती हो, जिनका थॉट प्रोसेस मैच होता हो, स्किल सेट डिफरेंट हो, ताकि हर कोई बिजनेस में कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल सेट हो कि आप बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर पाओ इन योर डिफरेंट कैपेसिटीज. तो ये इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता. बट कई बार क्या होता है कि जैसे आई माई सेल्फ इज़ रनिंग अ सिंगल पर्सन कंपनी, तो अब जो को फाउंडर में क्वालिटीज़ देखनी होती है उसमें ना कई बार बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि अभी जो पैसा बिल्ड हुआ ही नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे पता है कि मेरे को कम से कम एक ब्रांड जो है वो 100 CR का बिल्ड करना है. दिस इज़ माई पर्सनल एम, जो आई नो आई विल डू. अब जो पैसा अभी बिल्डअप हुआ ही नहीं है, जब आप कुछ आइडिया शेयर कर रहे होते हो, तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है, तो सेकंड पर्सन उस चीज़ को लेके दे फील कि नहीं मेरे को उसमें ना उतना हिस्सा मिलना चाहिए, इक्विटी यू कैन से. तो जो चीज़ अभी है ही नहीं, आप उसके बारे में भी ऐसा सोचते हैं. आई एम अप फ्रंट कि भाई 50% चाहिए, 50% रख, ठीक है. क्योंकि आज अगर आप 10 करोड़ नहीं बना रहे हो, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि हमें 50 करोड़ बनाने हैं, 100 करोड़ बनाने हैं, तो ठीक है, जब 100 करोड़ बनाएंगे 50 तेरे भी होंगे ना. आज तो किसी के पास 5 भी नहीं है फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप उस चीज़ के लिए अभी आज पूरा आर्ग्यू कर रहे हो, करो जो है ही नहीं. तो वो माइंडसेट वाली चीज़ें कैसे जज करें कि सेकंड पर्सन इज अ गुड फिट फॉर एज अ को फाउंडर. ये बहुत बड़ा हिट एंड ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, कि जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे टू लैंड अ गुड चांस ऑफ फाइंडिंग अ पर्सन जो आपके लिए एक अच्छा फिट हो. जब तक उतने ज़्यादा लोगों से मिले ही नहीं तो प्रॉस्पेक्टिंग हुई नहीं. तो आई थिंक यू कैन नॉट गिव अप बाय टॉकिंग टू जस्ट 1, 2 और मे बी 5 people. I personally failed in 2-3 partnership as well. That's why. And that's absolutely fine. I think that's absolutely. If somebody is only coming in for making money in a business, he should probably stay away, in my opinion. क्योंकि पैसे बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे हार्ड तरीका शायद एंटरप्रेन्योरशिप ही है, कि जिसमें आप एक्सपेक्टेशन तो लेके आ रहे हो कि मैं एक 100 करोड़ का बिजनेस बिल्ड करूंगा, पर उस पूरे प्रोसेस में कितनी पेन इन्वॉल्व है, कितना हार्डवर्क इन्वॉल्व है, और कितने स्टेप्स पे आप जाके फेल होने वाले हो, ये सबकी कैपेबिलिटी नहीं होती. लाइक एवरीवन इज रेडी टू think that they'll become multi-millionaires by becoming entrepreneurs. But are they ready to fail? How many of them are ready to fail? They still consider failure as a taboo. तो माइंडसेट में तो फिर सारी चीज़ें होनी चाहिए. अगर आप पैसा बनाने के बारे में माइंडसेट अपना रखते हैं तो फेल होने का माइंडसेट भी होना चाहिए. बिकॉज अनलेस यू फेल, अनलेस यू फॉल डाउन, हाउ विल यू बाउंस बैक? और मेरे को इसी चीज़ में, सॉरी टू कट यू, मेरे को इसी चीज़ में ये भी फील होता है कि यार ठीक है, अगर को फाउंडर नहीं मिल रहा ना, तो रेदर देन गिविंग इक्विटी टू को फाउंडर, क्यों ना उस चीज़ को टीम में स्प्लिट कर दो. 100%. ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है टू फाइंड इंट्राप्रेन्योर्स इन योर टीम. इंट्राप्रेन्योर्स कौन है? ये आपकी टीम के कुछ चैंपियंस हैं, जो ना तो घड़ी को देखते हैं कि अब इतने बज गए और आई हैव टू लीव एवरीथिंग असाइड एंड गो बैक. ना ये ऐसे बहानेबाज लोग हैं कि जो छोटे छोटे रीजंस ढूंढेंगे टू अवॉइड वर्क. दीज आर योर सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन योर टीम, कि जिन्हें ये चाहिए दैट दे आर गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे वांट टू ग्रो. दीज आर द वंस हु विल टेक ओनरशिप एंड दे विल फाइंड आंसर्स नो मैटर व्हाट. ऐसे लोगों को पोजीशन देना और ऐसे लोगों के साथ इक्विटी स्प्लिट करना, अ पार्ट ऑफ द इक्विटी which you give to these people is going to go a long way with them, given they value this equity, obviously.
उन्हें भी इस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए. And they should feel inclusive, they should feel included as a part of the growth. अगर आप उन्हें वो विजन कन्वे कर पा रहे हो and they are the early believers, then they will stick with you for as long as you want, right? So there is a beautiful concept called ESOPs, employee stock option pool. I think every founder should consider adding an ESOP pool in his venture. And this lets you reward some of the best performers in your team. Like, you cannot buy everyone with money. Not everyone is in there just for salary. Some people are there to create long-term wealth. And we have classic examples of so many companies, so many startups making multi-millionaires out of their own workforce. क्यों? क्योंकि उन employees को ESOPs issued थे. And when these startups went public or raised a larger round of funding, तब उनकी इक्विटी को बाय बैक किया गया, जिसकी वैल्यू बहुत अच्छी निकल के आई, and the employees became millionaires. I'll consider this because I feel I have those people in my team. जी. So इस पे I'll come back to you personally कि मेरे को बताओ ये चीज़ें कैसे होती हैं and we'll work on this. तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इतने टाइम से आप I guess 15 से तो ज़्यादा हो गए, 15 years तो आपको अभी इस चीज़ में हुए हैं टू इन्वेस्टमेंट. आई एम राइट? 15-16 साल ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो स्टार्टअप गए हैं, इकोसिस्टम हो जिसमें से 10 साल प्योरली इनटू स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, Yes. यू कैन से. सो आपने आपके पोर्टफोलियो में बिरयानी बाय किलो है, आपके पोर्टफोलियो में हेलीवेयर है, आपके पोर्टफोलियो में इकोवेशन है, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं. शुरुआत से मैं जानना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में आया कैसे, या था पहले, या इवेंचुअली करते करते कुछ ऐसा आपको दिखा एंड यू केम इन दिस फील्ड? देखिए, इंटरेस्ट तो बहुत था इस फील्ड में. आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, क्योंकि आई रिमेंबर शार्क टैंक इंडिया नहीं होता था उस समय. मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ. उस समय शार्क टैंक यूएस में देखता होता था, एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, हाउ द आइडियाज वर पिच्ड, हाउ स्टार्टअप्स वर एबल टू रेज मनी. एंड फिर जब इनकी सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती थी कि कैसे इन्होंने स्केल किया आफ्टर रेजिंग कैपिटल, उससे मेरा इंटरेस्ट काफ़ी इग्नाइट हुआ. और एक रीज़न ये भी था that I wanted to understand the startup ecosystem with a 360-degree approach, right? जो हम day to day करते हैं, उससे हम we can only learn as much जो हमारे business, हमारे काम से associated है. But जब हम startup investing की बात करें और investing in startups in general हम बात करें, there is so much to learn. Like, every 10-year-old child today will understand the meaning of unit economics by watching Shark Tank India. Right? This is like a dinner table conversation today. हर बच्चे को पता है कि यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है. So imagine that time when I had the opportunity to build something like this from scratch. This came as a immense learning for me. I did not honestly think that I don't come from that background. मैंने अपने आप को किसी लिमिटेशन में कभी नहीं रखा, to be honest. I feel anyone in the world can be taught anything given that person has the intent to learn. मैं तो उसी हिसाब से चलने वाला इंसान हूँ. आज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाए, I'll probably be the most hardworking person in the room to find answer to that question, to find solution to that problem statement. And most likely मैं शायद उस problem statement पे अपना 80% time spend करूँ to read and reread and to reanalyze that problem statement again and again and again. और 20% टाइम मैं सोल्यूशन फाइंड करने में दूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आंसर्स लाई इन द प्रॉब्लम दैट यूर लुकिंग एट, राइट? सो विद दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आई स्टार्टेड बिल्डिंग चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क बैक इन द डेज, राइट? आई हैड द सपोर्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट सीजन्ड पीपल फ्रॉम दिस रीजन. बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते थे टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम. दे वर रेडी टू टेक बेट विद देयर ओन मनी. I was not investing at that time, to be honest. सबसे पहले एज एन एसेट क्लास इसे मैंने इवेलुएट करना स्टार्ट किया. बहुत सारे अर्ली बेट्स हमारे नेटवर्क के लिए गए टू इन्वेस्ट इन सच वेंचर्स जो शायद हम उस समय इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ये इतने बड़े मल्टी बैगर्स निकल के आएंगे पोर्टफोलियो से. सो जो वो अर्ली बेट्स ली गई, एंड उस पूरे प्रोसेस में
And because by virtue of the fact कि एक 1% business है, venture capital is a 1% business. You only end up investing in less than 1% of the startups that you are evaluating. तो अगर आपके पास 100 स्टार्टअप आती हैं एज अ पार्ट ऑफ योर डील फ्लो, शायद आप उनमें से एक या उससे भी कम, शायद आप 200, 300, 400, 500 में से किसी एक में पैसा लगाएंगे. बहुत कम परसेंटेज है. Absolutely. And because sometimes you have to evaluate them from several different angles. आप अपने biases को consider नहीं करेंगे when taking an investment bet. No matter how well connected you are personally to someone or a startup which is making a specific snack that you love as an individual. लेकिन जब तक आपको उस बिजनेस में सेंस नजर नहीं आएगी, यू कैन नॉट टेक रिस्क विद योर ओन मनी, लीव असाइड एनीवन एल्सेस मनी. ऑलराइट, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी अलाइंड, अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू कम टुगेदर फॉर यू टू बी एबल टू टेक दैट डिसीजन. एंड उस पूरे प्रोसेस में हजारों ऐसे एंटरप्रेन्योर से मैं मिला, एंड ऐसी कई सारी हजारों कॉन्वर्सेशंस शायद हुई जिससे मेरी खुद की लर्निंग इतनी इमेंस हुई. आई थिंक माई वे ऑफ लुकिंग एट बिल्डिंग अ स्टार्टअप और इन्वेस्टिंग इन अ स्टार्टअप चेंज्ड 360 डिग्रीज. दिस इज व्हाट आई वांट टू नो कि आपकी खुद की क्या लर्निंग रही चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क से. बहुत सारी लर्निंग्स हैं. सो आई थिंक अगेन अगर मैं एज एन इन्वेस्टर बात करूँ या इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, देन ऑब्वियसली यू कैन नॉट हैव, नंबर वन एज ए सेड कि जैसे आप बाइसेस के अकॉर्डिंगली रन नहीं कर सकते. इफ समथिंग इज नॉट मेकिंग अ बिजनेस सेंस, यू आर नॉट गोइंग टू मोस्ट लाइकली इन्वेस्ट मनी इन दैट स्टार्टअप. यू शुड नॉट बी, अगर उसकी बिजनेस सेंस निकल के नहीं आ रही. और कई बार आपकी जजमेंट गलत भी होती है. It always works in your favor to accept that you can be wrong, and you can be wrong most of the times. राइट, ऐसे कई सारे स्टार्टअप हैं जिनमें हमने इन्वेस्ट नहीं किया इस पूरे प्रोसेस में, एंड यू नो दैट फेल्ट लाइक अ रिग्रेट अर्लियर कि क्यों नहीं किया इन्वेस्ट. बट नाउ आई मीन आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि नहीं किया तो नहीं किया. उसी के पैरेलल में कुछ और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आई जिनमें लकीली हमने इन्वेस्ट किया, एंड द मनी मल्टीप्लाइड. राइट, एक और फैक्टर है जो मुझे लगता है विच इज़ द बिगेस्ट लर्निंग, दैट इफ यू आर इन देयर to make money as an angel investor by investing money in 4, 5, 6 startups, it is never going to work for you. आपको हमेशा एक पोर्टफोलियो अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, एंड आपका माइंडसेट ये होना चाहिए एज एन एंजल इन्वेस्टर टू बी ओपन टू लूज दैट मनी. अगर आप वल्नरेबल हैं, अगर आप वो पैसे को लूज करने की काबिलियत नहीं रखते, then you will fail dramatically and tremendously as an angel investor. आप इसे किसी और एसेट क्लास के साथ, आप इसे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते. ऑल्दो वो भी एक इक्विटी क्लास है, राइट, दैट्स लाइक ड्राइंग अ पैरेलल एज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, बट इट इज नॉट कंपेरेबल टू स्टार्टअप इन्वेस्टिंग. सो आई हैव अ रिलेटेड क्वेश्चन टू दिस, सॉरी फॉर कट यू डाउन, कि जितने भी बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डिस्पोजेबल मनी है या दे हैव इनफ मनी, तो वो भी अब यू नो एंजल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या अर्ली स्टेज इन्वेस्टर बनना चाहते हैं. तो मतलब क्या उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और उसके लिए भी उनको क्या देखना चाहिए? इज दिस गुड? जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं वो उसी से रेट कर रही हैं. आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए तो उनका पर्सनल डिसीजन है, बट आई थिंक आई विल रिपीट दिस थिंग कि यदि आप इफ़ यू नॉट ओके टू लूज the money that you're investing in startups, then this asset class is not for you. Because इसमें ना एक thumb rule काम करता है. Out of every 10 investments that you're making in startups, most likely 4 to 5 are never going to return you money. Most likely. Okay? 2 to 3 may return your principal amount that you invested in them. और शायद एक या दो उसमें से ऐसी होंगी जो आपके लॉसेस को रिकवर करेंगी और कुछ अल्फा जनरेट करेंगी. 100 में से शायद कोई एक ऐसी कंपनी हो, आउट ऑफ 100, 1 मे बी अ मल्टी बैगर, राइट, इरैशनल मल्टीप्लायर,
जैसे लोगों ने ओला में या एयरबीएनबी में जिस तरह के रिटर्न बनाए 100x एंड मोर, वैसे वाले 100 में से शायद कोई एक निकल गया है. अगर किसी का उससे कम में निकला हो, आई विल कॉल इट अ प्योर लक दैट समवन, मे बी समवन गॉट लकी. ओके, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये एक्सेप्ट करेंगे ओपनली, एंड शायद जिन लोगों ने इनफ टाइम इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है या स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट किया है, वो सीजन्ड लोग भी एग्री करेंगे कि कई बार जो रैशनल्स होते हैं जिसके जरिए आप डिसाइड करते हैं टू इन्वेस्ट इन अ स्टार्टअप, समटाइम्स दोज रैशनल्स डू नॉट वर्क इन योर फेवर. लाइक सम ऑफ द बेस्ट आइडियाज with a combination of the pedigree founders, IITs and IIMs, sometimes they fail badly. And sometimes there is a tier 3 college boy or a girl who will build such a fundamentally strong business and make it the most successful startup in your portfolio. तो कई बार जो आपके ट्रेडिशनल वेज ऑफ थिंकिंग या कन्वेंशनल वेज ऑफ थिंकिंग होते हैं स्टार्टअप इन्वेस्टिंग के, वो काम नहीं करते. इट वर्क्स समटाइम्स इन अ वेरी डिफरेंट वे ऑल टुगेदर. अब आपके भी पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हैं जिससे आपने 5x 50x या प्लस के रिटर्न्स निकाले हैं. सो अगर उस पॉइंट को हम आगे देखें, फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, तो मेरे को तो वही दिखता है कि यार आए हैं 5x भी आते हैं, 50x भी आते हैं, 100x भी आते हैं. तो उस पॉइंट को आप कैसे समझाना चाहोगे किसी को कि वो अगेन जैसे आप पॉइंट कह रहे हो कि रेयर. ऑनेस्टली मैं तो ये बोलूँगा कि बिहाइंड एवरी 50x काइंड ऑफ अ स्टोरी शायद 50 ऐसे फेल्ड भी होंगे. बहुत सारे पोर्टफोलियोज में ऐसे 50 फेल्ड भी होंगे या 30, 20, 10 फेल्ड भी होंगे जिन्हें आपको देखना चाहिए. इट इज़ नॉट अ रोजी स्टोरी. इट इज़ नॉट ऑलवेज अ रोजी स्टोरी. आप खुद बताएं, अगर आप आज ये डिसाइड करें कि मुझे अगले 20 साल में 5 बिजनेस बिल्ड करने हैं, क्या ये 5 के 5 सक्सेसफुल होंगे? नहीं होंगे. सो when there are so many startups that you're investing your money in, हर फाउंडर की अपनी अलग अलग मोटिवेशंस हैं, और वो मोटिवेशन कभी डीमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाए, यू नेवर कम टू नो. मार्केट सिचुएशंस चेंज हो जाए विद टाइम, कुछ नहीं पता. गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाए. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैक्रो लेवल पे भी काम करते हैं. सो यू कैन नॉट एवर प्रिडिक्ट कि आप एज एन इन्वेस्टर 100x ही बनाने वाले हो किसी वेंचर से. ऑन डे वन यू कैन नेवर प्रिडिक्ट. सम ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स मे फॉल डाउन एट एनी गिवन टाइम. क्या पता वो फ्यूचर में कोई बड़ा राउंड रेज ना कर पाए, एंड इट बिकम्स ऑपरेशनली सो हैवी कि बिना कैपिटल के उसे सर्वाइव ही ना किया जा सके. सो लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड, लॉट ऑफ स्टार्स नीड टू बी अलाइंड. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर पाते, आई थिंक, कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है किसी भी स्टार्टअप का, राइट. एंड आप किसी भी एसेट क्लास की बात करें तो उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं कि आपने किस समय एंटर किया और आपने किस समय एग्जिट किया. इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट हाउ वेल यू आर गोइंग टू परफॉर्म एज एन इन्वेस्टर. और एक थंब रूल ये भी है दैट एज एन इन्वेस्टर in general, not just as an angel investor, you should not be too greedy. जब आपको अपने प्रिंसिपल को रिकवर करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको प्रिंसिपल को रिकवर करना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करना चाहिए, एंड मे बी लीव द रिमेनिंग अमाउंट, पार्शियल अमाउंट, टू गिव यू सम अल्फा इन द फ्यूचर. तो जनरली जब हम फंड रेज कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने फंड रेज किए, उसके बाद एक जो रिलेशन कहा जाता है इन्वेस्टर टू फाउंडर वाला, वो कैसा होना चाहिए? बिकॉज एक मार्केट में जनरल परसेप्शन ये है कि बहुत स्ट्रेसफुल होता है. वो कितना स्ट्रेसफुल होता है, क्या ये सच में ऐसा है? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स देयर मनी, वी हैव टू रिटर्न देम एज वेल किसी भी फॉर्म में. तो बट जो स्ट्रेस वाली बात कही जाती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो किस लेवल का होता है, या होता भी ये नहीं होता है? राइट. सो डिपेंड करता है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन फाउंडर कि वो किसे अप्रोच कर रहा है. सो एज फॉर द एंजल इन्वेस्टर्स, द वंस जिन्हें या तो खुद का एक्सपीरियंस है बिजनेस बनाने का, या जो काफ़ी समय से
इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स में, जनरली दीज आर द पीपल हु आर मोर गिविंग देन एनीबडी एल्स इन द होल वैल्यू चेन. अगर आप एज अ फाउंडर, इफ यू आर ट्रू टू द कोर, इफ यू आर ट्रू टू योर वैल्यू सिस्टम, इफ यू आर एथिकल, अगर आप सही समय पे सही चीज़ों की क्लीन रिपोर्टिंग करते हैं, then you'll find a great support system from your investors. But if you're bluffing as a founder, if you're misreporting, if you're crossing the ethics and not operating in an ethical manner, then things may go south. So it really depends on what approach are you taking, right? We've seen some of the recent examples. Let's not take the names of some of these startups. बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत बढ़िया ग्रो कर रही थी, काफ़ी आगे निकल चुकी थी, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस टुक देम डाउन. लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एक गलती जिसे छुपाने के लिए दूसरी गलती, और उसे छुपाने के लिए उससे बड़ी और गलती. It all forms a part of lack of corporate governance. You know, starts as a small mistake, but then you have then a mountain of mistakes covering that one small mistake. So अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, एज अ फाउंडर वी मस्ट अंडरस्टैंड नथिंग कैन बीट एथिक्स, नथिंग कैन बीट योर इंटेग्रिटी. अगर आप ट्रू हैं टू योर वैल्यू सिस्टम तो आप कभी सफ़र नहीं करेंगे. एंड शायद उस पूरे प्रोसेस में आपको खुद से भी ज़्यादा अच्छे लोग मिले, वेदर एज एंजल इन्वेस्टर्स और वेदर एज यू नो लेट स्टेज VCs, सीरीज A, B एंड सो ऑन वाले जो लेट स्टेज VCs आपको मिले, वो सारे आपको ऐसे मिले दैट आर वेरी वेल अलाइंड विद व्हाट यू डू, हु आर रेडी टू सपोर्ट यू बिकॉज यू जेन्युइनली आर अ गुड पर्सन looking for their inputs. So I think a lot depends on how the persona of the founder is, truly. वन ऑफ माई फ्रेंड जो SMEs IPOs लॉन्च करते हैं, सो ही टोल्ड मी इन पर्सन की यू नो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल भी होता है. उन्होंने एग्जांपल भी दिया एक का, तो आई गेस मैं तो नेम ले सकता हूँ. जेप्टो का उन्होंने एग्जांपल दिया कि जेप्टो के फाउंडर्स के ऊपर इतना प्रेशर है टू मेक कंपनी प्रॉफिटेबल कि दे आर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स. मतलब स्ट्रेस इस लेवल का आ चुका है. तो अब ये भी ऐसा भी कुछ सीन चल रहा है. सो तब कभी कभी लगता है कि ऑब्वियसली उनका तो लेवल ही एक नेक्स्ट लेवल पर आ गए हैं, तो उनको वहाँ तो अब कैश बर्निंग को रोकना ही पड़ेगा, बट वो भी एक चल रहा है सिनेरियो. डेफिनेटली. सो जब आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाते हैं, एंड आई थिंक जब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, देन देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर टू ऑल्सो मैनेज योर बैलेंस शीट्स. अब आपको जाना है पब्लिक लिमिटेड कोई आसान काम नहीं है, राइट? ऑल्दो हर फाउंडर का ड्रीम है, मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स का ड्रीम है टू बिल्ड अ पब्लिक कंपनी. व्हेन दे ग्रो दे वांट टू मेक इट पब्लिक. इट्स नॉट ईजी. देयर इज ऑलवेज दैट प्रेशर ऑफ बीटिंग योर कॉम्पिटिशन. तो अगर जोमेटो ने कुछ X लेवल ऑफ सक्सेस अचीव की स्टॉक मार्केट में एंड स्विगी ने Y लेवल ऑफ सक्सेस अचीव की, तो जेप्टो चाहेगा कि यार मैं उससे ज़्यादा ही करूं, राइट? दैट प्रेशर बिल्ड्स अप. और अगर मान लीजिए उस पूरी कैटेगरी में जोमेटो का IPO फेल हो गया होता, राइट, या स्विगी ने टेरिबली परफॉर्म किया होता आफ्टर गेटिंग लिस्टेड, तो एज अ कैटेगरी शायद जेप्टो को और ज़्यादा चैलेंजेस आते टू रेज कैपिटल यू नो व्हाइल गेटिंग लिस्टेड. बट फॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस विद देम. बट इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज public's money to meet the expectations of your investors, right? So it's a big engine now. जितना बड़ा engine उसे संभालना उतना ज़्यादा मुश्किल. So I can understand their level of pressure, you know, what they're going through. But I think it's also a good situation to be in. It's a good problem to be in, isn't it? कि अगर आपको stress आ रहा है तो शायद वो you know after reaching a stage or maybe you know after achieving such a milestone आ रहा है. तो आई डोंट सी इट नेगेटिवली, टू बी ऑनेस्ट. हाँ, वो आपको कहीं ना कहीं लेटर स्टेज में एक सेटिस्फेक्शन देगा कि अगर हम वहीं पर गिव अप कर देते तो काम तो खराब हो जाता. दे आर लिविंग देयर ड्रीम. यस, अभी भी वो दे आर. यस, यू आर कंप्लीटली एग्री. सो मोस्ट ऑफ स्टार्टअप फेल एट अर्ली स्टेज, और कहीं ना कहीं जाके फेल होते ही है मैक्सिमम स्टार्टअप, बट स्टिल मैक्सिमम ऑफ इन्वेस्टर आर बेटिंग ऑन देम. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वांट टू नो कि व्हाट इज द वन थिंग यू लुक
कि यार नहीं, एक स्टार्टअप जो है, जो भी मेरे पास आ भी रहा है, पिच कर रहे हैं, दे कैन सक्सीड बिकॉज इतने सारे कॉन्टिन्यूसली फेल भी तो हो ही रहे हैं. सो वही 2-3 चीज़ें हैं, आई थिंक 2-3 फंडामेंटल चीज़ें हैं अर्ली स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करने की. एक तो वही जो फाउंडर फिट की हम बात कर रहे थे, राइट? सो यू एट एन अर्ली स्टेज यू इन्वेस्ट ऑन जॉकी, you don't invest in horse, right? And there is an age-old saying that says a terrible founder may make a good idea fail, but a good founder may make a terrible idea work, right? अब वो good founder की definition जो हमने founder fit की बात की, अगर वो उसमें fit होती है, integral है, passionate है, adaptive है, अगर इन सारी चीज़ों में वो founder fit होता है, after your rounds of conversation as an investor with the founder, then you may want to take bet on that founder. Second thing, is it an opportunity जो एक बड़े टारगेट टोटल अवेलेबल मार्केट को टारगेट कर रही है, जिसे हम टैम कहते हैं? इज द टोटल अवेलेबल मार्केट बिग इनफ? क्या ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस सेंस में, अगर हम देखें कि जिसमें मल्टीपल प्लेयर्स, मल्टीपल companies will have the room to grow? If that's the case, then you're talking of some business sense here. Third thing is कि कितना proven business model है. अब proven business model मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि they should have lakhs of customers, they should have crores of revenue. But क्या आपने जो बनाया, क्या वो validated है with some of the targeted customers? Do you understand your customer? क्या आपके कस्टमर का जो persona आपने build किया, क्या उसे validate किया आपने जाके? How well do you know your customer? So all of that forms a part of your market validation somehow. Product market fit आने में समय लगता है, but early market validation should be done from day one. The moment your minimum viable product is ready, if you're going after the customer to take feedback from the customer, and your customer is feeding that input or feedback for you to be able to improve your product, तब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, in a way. Then you are on the path of making inexpensive mistakes. You will still be making mistakes, लेकिन ये inexpensive mistakes होंगी, right? और एक और फैक्टर है कि कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट इस बिजनेस को पड़ने वाली है आने वाले समय में. How much money will the business need in the times to come? So, if it is just one of the rounds, one of many rounds, तो as an investor, as an early investor, your chances of making money at a later stage, a multiplier at a later stage, because the startup will need money, more capital infusion in the times to come. Your chances will be much higher as an angel investor. कि सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, कहीं ना कहीं आप शायद पैसा बना के निकल जाओगे. अभी भी प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है. इफ देयर इज द माइंडसेट कि जिसमें हम एक राउंड ऑफ फंडिंग रेज करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करेंगे और शायद हमें कभी फ्यूचर में फंड रेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक वे ऑफ मेकिंग मनी एज एन एंजल इन्वेस्टर आपका कम हो जाता है, विच इज़ selling the secondary shares or your shares in secondary market to somebody else. अब अगर इस फाउंडर का माइंडसेट है कि कभी फ्यूचर में आईपीओ करके अपने इन्वेस्टर को, इनिशियल इन्वेस्टर को मैं पैसे दे दूंगा, रिटर्न दे दूंगा, या मैं इसके शेयर्स को कभी खरीद लूंगा फ्यूचर में, वेल एंड गुड. अदरवाइज यू विल हैव टू सिट ऑन टॉप ऑफ दैट एक्विटी मे बी फॉर एवर. शायद आप कभी उसे बेच ही ना पाए, उस एक्विटी को. So it all depends. I mean, it's like combination of multiple things. But कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपको एक फाउंडर्स माइंडसेट को एनालाइज करने का आइडिया लगता है. धीरे धीरे you become a little more seasoned at it. You start drawing parallels, and then eventually it makes you more mature as an investor. जिससे आप थोड़ा सा और इफेक्टिवली ये मेजर कर पाते हैं कि क्या ये फाउंडर और ये स्टार्टअप इन्वेस्ट वर्दी है फ्रॉम माई ओन थीसिस परस्पेक्टिव या नहीं, क्या ये उसमें फिट होता है या नहीं. Right. So if a founder has a great idea
but zero experience. Would you still invest? Zero experience. In that particular industry or category, you can say. So ideas are worth a dime, to be honest. And अगर experience है, so I think that can be seen as a great plus point, in my opinion. If someone has gained some experience in the past while working in the same industry, that's a big, big positive. अगर आप logistics sector का idea लेके आए और आपने 10 साल logistics sector में काम किया है with some other startups or big corporates, whatever that is, तो वो आपका experience कभी waste नहीं जाने वाला. 10 साल में आप उस इंडस्ट्री को इनसाइड आउट जान सकते हैं. And that becomes your moat as a founder. Like your capability to execute is going to be much better compared to somebody who's a newbie to that industry, right? So you'll not make silly mistakes. Maybe you know better people. आपका एक network effect होगा. आपको problem statements के बारे में clearly पता होगा कि हमें solve क्या करना है, किस तरह के challenges हैं. And you will end up performing or executing in a much better way. अगर आप zero experience के साथ आते हैं, that raises a lot of questions. ऐसा नहीं है कि zero experience वाले founders में investment नहीं होती है, definitely होती है. But sometimes I think it is also their exceptional ability to execute and not, limiting themselves as a part of a thought process. वो बहुत जल्दी एग्जिबिट करना शुरू कर देते हैं उनके एक्सेप्शनल एग्जीक्यूशन स्किल्स को. जैसे मैंने पहले बोला, मार्केट वैलिडेशन, क्रिएटिंग अ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, कुछ एक चीज़ें जो अर्ली वैलिडेशन का पार्ट बनती हैं. देयर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट, देयर एनर्जी, समटाइम्स इट्स सो इन्फेक्शियस व्हेन यू सी वन ऑफ द यंग गाइज इन द रूम being so passionate about his idea, pitching so well. Sometimes it's more like storytelling. Sometimes you may want to just take early bet on such a founder. I'm sure Zepto के founder पे भी किसी ने उसकी एनर्जी और उसके एक्सेप्शनल एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज या डीप थिंकिंग को देख के शायद उसमें पैसा लगा. Definitely, because I guess he's 19 at that time. Must be. Same goes for Ritesh Agarwal. I think they were so young when they started. उनके पास कोई पास्ट, रितेश अग्रवाल के पास थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस था, बट देन इफ यू लुक एट हिम फ्रॉम अ कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू, a lot of people must have rejected him at that point. बहुत यंग है, शायद ही एग्जीक्यूट ना कर पाए, राइट? पढ़ा भी नहीं हुआ. आई थिंक इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट. तो बहुत सारे लोगों ने इसे कन्वेंशनल वे में भी एनालाइज किया होगा. And a lot of people lost the opportunity to make a good exit. I know some people, खैर हमारे पास तो ये डील आई नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ who made 100x on Oyo Rooms. They made good multiple, great multiple. So मेरे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी हमारी इसकी बात हुई कि बहुत सारे लोगों ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की. आपके पोर्टफोलियो में कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की वैसी कभी? बहुत सारे दुख हैं. कुछ दुख साझा कीजिए, इफ यू कैन. मुझे याद करना पड़ेगा. तो एक स्टार्टअप है एटम वर्क टेक्नोलॉजीज. आई गेस आई हैव हर्ड. So we had the opportunity to become their early investors, but we didn't. और आज के समय में they are a pretty big brand when it comes to consumer electronics. और उसमें आप अगर देखें तो BLDC फैंस का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले ही एटम वर्क टेक्नोलॉजीज थे, राइट? आज आप उनको देखते हैं, वो IPL के स्पॉन्सर हैं एंड बट नॉट बिग टूर्नामेंट्स. तो इस तरह का एक एग्जाम्पल तो ये है कि जो सच में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह साउंड करता है, दैट कुड हैव बिकम अ ग्रेट मल्टीपल. दूसरा, अगर मैं ब्राइट साइड देखूं तो एक एग्जांपल उसमें फिर ब्लू स्मार्ट निकल के आता है. ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी. यस. तो उनमें वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन देम. कोविड टाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, बट वी डिडंट. अब कुछ समय पहले तक तो लगा कि यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है. बट इफ यू नो द लेटेस्ट chaos, what's going on in terms of how the corporate governance fell down,
जेनसोल का अगर आपने नाम सुना हो, सो जेनसोल और ब्लू स्मार्ट, दे बोथ आर को रिलेटेड बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि दोनों के प्रमोटर सेम है. अब हुआ ये कि देयर वाज सम mischievous activity between both these companies, and eventually now it's a free fall. So in a way I'm satisfied as well. अभी मैं बोलने लगा था कि शुक्र है पैसा नहीं लगाया. तो आई थिंक यू नेवर नो, राइट? आज आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट इमेजिन हाउ वन कंपनी दैट यू डिड नॉट इन्वेस्ट इन, what that becomes 5 years or 10 years later. It may become a big flywheel that you regret not investing in. It may fall down, and there are several stories जिनमें नहीं किया and thankfully नहीं किया. A lot of them fell down. तो वो zero भी हो सकता था. So ये regrets और कहीं ना कहीं खुशी, you know, they are a part of small happiness, small regrets. They're a part of an investor's journey. वो हर एसेट क्लास पे एप्लीकेबल है. आई एम श्योर आवर पेरेंट्स रिग्रेट नॉट बाइंग अ प्लॉट इन चंडीगढ़ इन 1990s और अर्ली 2000s, राइट? जब वो सस्ते में मिल सकती थी जमीन. इवन आपके इसी पॉइंट पे आई फील कि यू नो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन चंडीगढ़ इन 2016 आई हैव इन्वेस्टेड इन मोहाली. तो वो मेरा पोर्टफोलियो भी बिल्कुल अलग लेवल का होता आज. मतलब बहुत सारी चीज़ें. एब्सोल्युटली. सो मतलब ये हिट्स एंड मिसेस आर अ पार्ट ऑफ एनी इन्वेस्टर्स जर्नी, इररिस्पेक्टिव कि किस एसेट क्लास की बात हो रही है. कि हम स्टॉक मार्केट में देखें, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. यू नो समटाइम्स आई विश कुछ ऐसी कंपनीज थी जिनमें 2015, 16, 17 में लगाया होता. दे बिकम, सम ऑफ देम हैव बिकम 100x, 100 गुना रिटर्न स्टॉक मार्केट से निकलते हैं. सो देर आर हिट्स एंड मिसेस ऑल द टाइम्स, but you cannot sit on those misses and cry about them your entire life. You rather want to find other, you know, startups or other assets that you can invest in, and धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ चीज़ें, कहते हैं ना कि एक साथ उठा के अगर 10 पत्थर फेंकोगे एक डायरेक्शन में, कोई एक तो जाके हिट होगा. So I'm not saying कि spray and pray करो, but then you know you have to be a part of that journey. अगर आप जर्नी का पार्ट हैं for a long duration, for a long period, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाके तो हिट करोगे, no matter what. Okay, so एज अ फाउंडर अगर मुझे यू नो इन्वेस्टमेंट लेनी है अपने किसी बिजनेस में, अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट सेम, सो उसके लिए यू नो हाउ डू आई प्रोसीड, और किस टाइप का पिच होना चाहिए, कैसे पिच करना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, सो दैट कि सभी को ये पता चले अगर हम कर भी रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ले भी रहे हैं, तो वो कैसे हो. तो सबसे पहले तो ये देखो कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो जिस इंडस्ट्री में है, जिस सेक्टर में है, उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर कौन रहा है. एंड आप जिस स्टेज पे प्रेजेंट हैं, कि आप सीड स्टेज पे हैं, अर्ली रेवेन्यू पे हैं, आप थोड़ा सा वैलिडेटेड स्टेज में हैं कि जिसमें आप 5-10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन किस स्टेज पे आप हैं, उसके बेसिस पे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट सेक्टर कौन ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो उस पर्टिकुलर नीश पे, पर्टिकुलर स्टेज पे, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ नैरो लिस्ट ऑफ पीपल दैट यू गोइंग टू अप्रोच. ऐसा नहीं है कि अगर देश में 15,000 एंजल इन्वेस्टर्स हैं तो मैं सबको उठा के उनकी ईमेल आईडीज ढूंढूं और उठा के सबको मेल डाल दूं. नो नो नो, दैट्स अ टेरिबल मिस्टेक टू मेक. यू शुड ऑलवेज हैव अ क्लियर आइडिया whom am I approaching, राइट? एंड क्या उसका वो फोकस एरिया है भी या नहीं. अदरवाइज बिलीव मी, योर ईमेल इज गोइंग टू लैंड इन आइदर ट्रैश फोल्डर और जंक फोल्डर. तो जब उसे कोई खोल के देखने ही नहीं वाला तो अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करनी. सो वंस यू मैप्ड आउट कि किन्हें अप्रोच करना है, देन यू शुड अप्रोच देम विद द राइट मेथड कि मुझे क्यों पैसा रेज करना है, एंड हाउ इज इट गोइंग टू बी अ गुड फिट in your investment thesis. So I as a founder will become more giving to the investor that, hey, I have seen your investment thesis, I've seen your past investments, now I'm approaching you because I feel my startup is going to be a great fit in your portfolio, and this will become a
$100 million business in so and so duration, थोड़ा realistically बात करेंगे, and I feel I deserve to get on a call with you. Try कीजिए. And a lot of us who are into sales as well, right? Every founder sells, every CEO sells. तो सबको ये पता है कि ये भी hit and trial and hits and misses वाली game है, right? So every 100 people that you will reach out to, most likely 10 are going to respond. अब उस 10 में से शायद 2 या 3 आपके साथ कॉल पे आएंगे और शायद उनमें से कोई एक रेडी होगा आपके लिए चेक कट करने के लिए. If that doesn't work out of 100, work on your next 100. उन 100 में से भी नहीं होता तो अगले 100 पे जाइए. But never get disheartened. As founders, all we have is an undying spirit, the perseverance, the spirit of never giving up. That always works for you. जितना आप लोगों से मिलेंगे, networking events में जाएंगे, you'll keep reminding them, sir, do you remember we had a conversation? Do you remember we got on a call? आप उन्हें अपनी updates send करेंगे. Even if, out of those 100 people, 90 never responded, make them a part of your update list. Mail send कीजिए उन्हें. अगले 6 महीनों में आपने क्या अचीव किया, send कीजिए. हो सकता है someday they notice you and they get in touch with you. As a founder, you will only increase your chance of hearing back from investors only if they know that you're putting in a great effort and you're not giving up in that journey. They all want to invest in people who are headstrong, not in a wrong way, in the right way. They have that never dying, never giving up kind of a spirit. And they will keep their startup alive. They will keep their efforts alive no matter what. नहीं, make sense because as a founder, अगर मेरे को फंडिंग चाहिए और मैं मांग ही सही लोगों से नहीं रहा हूँ, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक में, और मैं अप्रोच कर रहा हूँ किसी फूड वाले इन्वेस्टर को, तो इट डजंट मेक सेंस. वो देखेगा भी नहीं. आप बिल्कुल सही कह रहे हो. तो पहले तो खुद ही एक हमें बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि कहाँ जाना है. Correct. तभी वो आउट ऑफ 100 एक अच्छी जगह जाएंगे तो रिस्पॉन्स रेट भी बढ़ेगा. Correct. मेकिंग सेंस. ओके, सो आपने इतनी सारी जर्नी देखी है, इतना कुछ अचीव किया है, और बिजनेस को भी 10x 50x 100x तक लेके जा रहे हैं. अगर आपसे मैं पूछूं कि आज के विनीत को, अगर 2010 के विनीत को कुछ एक गाइड करना हो, तो क्या वो लर्निंग्स होंगी, क्या आप कहना चाहेंगे? शायद मैं ये बोलूँगा, इट्स ओके, टेक इट इजी, राइट? You are meant to go a long way and believe in yourself. शायद मैं यही बोलूँगा कि don't give up, keep working hard. किया भी है, but उस पूरी जर्नी में sometimes you get disheartened a lot of times when things don't work the way you want, right? So I will tell the younger Vineet to never give up and to be the most hardworking person in the room and be an early believer of yourself is what I'll tell the young Vineet. कि give up मत कर, जो मर्जी कर, but give up मत कर. Keep working hard, keep striving hard. You're meant to do bigger and better things in life. Keep going and going. हमने सक्सेस की बहुत सारी बातें करी. एक चीज़, कोई एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगाओ, फेलियर मोमेंट या डिसहार्टन मोमेंट, जब आपको लगाओ नहीं यार एवरीथिंग इज काइंड ऑफ ख़त्म, कभी कुछ ऐसा फील हुआ? कुछ बहुत बार होता है, मतलब आज भी होता है, राइट? एंड आई थिंक इट्स ओके टू फील वनरेबल एट टाइम्स. इट्स ओके टू एक्सेप्ट कि जैसे आप कर रहे हो, प्लान कर रहे हो चीज़ें, वैसे वो काम नहीं कर रही है, राइट? And it's absolutely great to fall down and yet be able to bounce back from there. मुझे लगता है आप अच्छे से bounce back कर ही तभी सकते हैं जब आप गिरते हैं, when you fail, right? And who would know better than you that as founders, we fail every day. As CEOs, we fail every day. Sometimes, to manage our clients, sometimes to manage our teams, sometimes to manage the expectations of so many people that we have around us, sometimes to sell as well.
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हम फेल होते हैं, बट आई थिंक इट्स दी अनडाइंग स्पिरिट ऑफ बीइंग हु यू आर दैट पुल्स यू बैक. आपकी एबिलिटी टू फॉल टू आपकी एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम योर लोएस्ट लोज टू योर हाईएस्ट हाइज इज व्हाट रियली डिफाइंस यू एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल. तो मुझे लगता है कि वो शायद आर्ट धीरे धीरे आप सीख लेते हैं लाइफ में, एंड यू आर एबल टू पुल योर सेल्फ बैक, एंड यू नो फ्रॉम अ 30,000 feet व्यू, देन यू सी कि यार if you zoom out and see yourself, you know, on a long term basis, on a long horizon basis, you see कि यार ये जो फॉल आपको लगते हैं इमीडिएट, ये फॉल जो हुए हैं, जैसे हम स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को देखें तो उसमें हमें दिखता है ना कि यार एक दिन में निफ्टी इतना गिर गया, बट व्हेन यू जूम आउट यू सी इट वाज हार्डली एनीथिंग ऑन अ 15-year horizon. That is what we need to build our character with. We just need to imagine and believe that this is a very small fall out of a great chart I've had so far and a great chart that I'm building for the future. So my ability to bounce back as an individual and my resilience to hold myself tight in the situations and sometimes to ease out as well and think that it's okay is, I think, much higher compared to so many other people that I see around. That I openly accept that this is an art that I've learned over time. Completely agree. It's okay. Founders death moment. मैंने भी बहुत बार फील किया है कि सब खत्म, बट यू नो कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है वही आपको चलाता रहता है. अदरवाइज तो एक ऐसा मोमेंट आया, आप क्रैश हो गए, चले गए, तो वो आप असली यू नो एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं, वो चीज़ निकल के आ जाती है. लास्ट चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, what does success mean to you? A deep question. I think success means to me to be able to what you want to do. To be able to drive your life with a purpose. And मैं बिल्कुल मेकअप करके नहीं बोल रहा. It's not a made up thing. It may sound too deep to too many people who may say कि यार ऐसे थोड़ी होता है. लेकिन that's a reality. अगर आप माइंडफुलनेस के साथ लाइफ में नहीं कुछ कर पा रहे हो एंड यू जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि यार ज़िंदगी हमें जैसे थपेड़े मार रही है हम वैसे चलते रहें, पानी के साथ बहते रहें, वैसे नहीं. आई डोंट बिलीव इन लिविंग लाइक दैट. आई बिलीव इन लिविंग लाइफ विद अ पर्पस. मैं आज जो भी कर रहा हूँ देयर इज़ अ पर्पस टू इट. लाइक इफ़ आई एम एबल टू इम्पैक्ट इवन वन पीपल, इफ आई एम एबल टू इम्पैक्ट इवन वन पर्सन along this whole journey, I'll feel lucky कि कुछ तो पर्पस था लाइफ का, कि कुछ तो मैं शायद किसी एक को इन्फ्लुएंस कर पाया, किसी एक को उसकी जर्नी में हेल्प कर पाया. एंड लकीली I've had several such people over the last couple of years. Like when I go and meet so many rural entrepreneurs, then I see यार हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हमने क्या स्ट्रगल देखा है. You know, they are going through such a journey कि जिसमें शायद इनको एक बहुत ग्रेट पुश की रिक्वायरमेंट है, एंड अगर हम वो दे पा रहे हैं, उस अपना कुछ समय उन पे डेडिकेट कर पा रहे हैं, देन इट्स अ ग्रेट थिंग. यू नो, आई फील सो पर्पसफुल इन लाइफ. एंड एट द सेम टाइम टू हैव द लग्जरी ऑफ मेकिंग योर लाइफ स्लो एंड फास्ट द वे यू वांट, आई थिंक इज व्हाट सक्सेस मीन्स टू मी. अमेजिंग अमेजिंग. बहुत सारे लोग ना बहुत साइलेंट फॉलोअर्स भी होते हैं आपके. तो आपने जो अभी पर्पस वाली बात करी, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बट बहुत सारे साइलेंट फॉलोअर होते हैं जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपको कुछ नहीं कहेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, लगे हुए हैं आगे. तो ऐसा भी बहुत कुछ होता है. इवन पर्सनली मेरे साथ भी एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था. एक मतलब हमारी इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा. ही टोल्ड मी कि ब्रो आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स, एंड साइलेंटली मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, देखता हूँ व्हाट यू सेड. एंड उस मोमेंट पे ना वो एक अगेन आपको फिर से लगता है नहीं, यू बिलीव इन योर सेल्फ, नहीं जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, पर्पस जो चल रहा है वो सही चल रहा है. इवन दो आजकल आपकी लाइफ का एक पर्पस नया सामने आया हुआ है, यू नो हेल्थ रिलेटेड, जो आपका डेली वाइज चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि वो पर्पस कहाँ जा रहा है, सो दैट विल कंक्लूड विद दैट. और
क्या आगे कुछ नया आने वाला है? सो ये देखो, शुरू करने का रीज़न तो एक बहुत सिंपल था कि मुझे फिटनेस को लेके या हेल्थ को लेके अकल काफ़ी लेट आई, एंड कोविड बिकेम माय रीज़न टू फाइंड दैट अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, जहाँ मैंने होम वर्कआउट करना स्टार्ट किया। और वो धीरे 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 कैसे वो मेरी एडिक्शन बन गया इन अ पॉजिटिव वे, मुझे पता ही नहीं चला। सो अब हुआ ये दैट इन माई फ्रेंड सर्कल एंड एट माई जिम, आई एम नोन एज मिस्टर कंसिस्टेंट। दे कॉल मी मिस्टर कंसिस्टेंट, दैट दिस गाय नो मैटर वॉट, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, दिस गाय विल शो अप नो मैटर वॉट। सो अगर एक चीज़ ऐसी है कि जिसको लेके मैं अपने थॉट प्रोसेस से भी ज़्यादा कमिटेड हूँ, वो एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आई थिंक दैट अप्लाइज टू मी व्हेन इट कम्स टू फिटनेस नाउ, राइट? ऑलवेज शोइंग अप, इररिस्पेक्टिव वेदर आई एम ट्रैवलिंग, मैं लोकल हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आई विल ऑलवेज शो अप फॉर माई वर्कआउट्स। आई थिंक आई फाउंड ग्रेट माइंडसेट देयर एंड माइंडफुलनेस देयर कि जिससे मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ। नाउ आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, जिन्हें मैं काफ़ी समय से कह रहा था, काफ़ी टाइम से कन्वे कर रहा था दैट यू शुड अडॉप्ट फिटनेस, never ignore these things, because these things are going to maybe later hit you in your life. But they were never convinced. And a lot of people wanted to see what I do on a day-to-day basis. तो वो मैं share उनसे करने लगा, and then eventually I thought I have some of my personal goals, कि beyond gymming there is swimming that I want to do, there is calisthenics that I want to pursue, there is so much more मेडिटेशन दैट आई वांट टू डू। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं परस्यू करना चाहता हूँ। सो हाउ डू आई बिकम मोर अकाउंटेबल टू माई सेल्फ व्हेन इट कम्स टू परस्यूइंग दीज थिंग्स? आई वांटेड टू रीड मोर बुक्स, विच इज़ वाई आई स्टार्टेड दैट जर्नी कॉल्ड निश्चय 365, विच इज़ अ 365 days जर्नी, जिसमें मैं एवरी डे आई एम परस्यूइंग several of these things, like a combination of multiple of these things, irrespective मैं होम टाउन में हूँ या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। I'll always find time to do these things, and share it with the world. And a lot of people actually are telling me that they are inspired with this, and they've started pursuing fitness and mindfulness by seeing my activity. And I'm actually the happiest to see some of my friends, the closest ones living in my vicinity, join me every day now to do what I do. Hanging in the parks, doing calisthenics, doing gym workouts, etc. So I think that inner circle has become my circle of influence, to be honest, but in the opposite way. I'm seeing, I'm experiencing a lot of happiness there, कि अगर 1, 2, 4 लोग भी ऐसे हों जो positively influence हो पाएं by doing what I'm doing, then I think it's a great purpose to pursue as well. नहीं, I मतलब love to see you, मतलब and जो आपका daily content होता है, and it makes sense because अभी कल हम डाइटिशियन के पास गए थे, एक डाइटिशियन थे, तो वहाँ हम गए थे and I was amazed, मैं और सचिन हम लोग साथ में थे, जो उन्होंने हमारा मतलब मेरा पर्टिकुलरली वो डेटा निकाल के दिया ना कि ही टोल्ड मी कि अब तो जिम जाना पड़ेगा आपको, यू शुड गो। तो मुझे लगा नहीं यार, अब थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा हेल्थ के लिए, और मेरे को करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। सो दिस इज़ ऑल इट। एंड मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और अभी बहुत अच्छा फ्लो भी बना हुआ है, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो हम इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी करेंगे। मेरे को मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, घूम रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इनसाइट एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच समल, लवली बीइंग हियर। जब भी तुमसे बात होती है ऐसे लगता है कि मैं अपने छोटे भाई से बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक जो कैजुअल कॉन्वर्सेशंस हम बिल्ड कर पाते हैं, आई थिंक आई जस्ट लव दीज कॉन्वर्सेशंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 101 ही बात कर रहे थे। अगर इससे किसी को कुछ जानने को मिले तो I'll be happily surprised. I'll be more than happy to know what people feel about these candid conversations. So thank you so much for having me here. Next part जल्दी करेंगे फिर। Done.
आई होप आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला कि इन्वेस्टमेंट किस स्टेज पे लेनी चाहिए भी कि नहीं, अगर बिजनेस में पार्टनर भी चाहिए तो कौन सी क्वालिटीज़ उसमें देखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसी छोटी छोटी लर्निंग्स हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत हेल्प करने वाली है। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अच्छे फाउंडर्स को सुनने के लिए, अच्छे गेस्ट को सुनने के लिए, डू शेयर दिस पॉडकास्ट with your friends and subscribe to our channel. Thank you and stay tuned with TCP with Sanwal.